नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। दिल्ली के 3 नगर निगमों को एक करने के लिए लोकसभा में विधेयक पारित। केंद्र ने 122 कोयला और लिग्नाइट खानों की नीलामी शुरू की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर। पैन को आधार से जोड़ने की आज अंतिम तिथि। लिंक नहीं करवाने वालों पर 1000 रुपए जुर्माना। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं के लिए 1 लाख से अधिक प्रशिक्षण के अवसरों का शुभारंभ किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न फिल्म मीडिया इकाइयों का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ विलय किया। आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 के लिए नामांकन आमंत्रित किए। दोहा में विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर प्रतियोगिता में भारत की मनिका बत्रा और अर्चना कामत को महिला डबल्स में कांस्य पदक। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। लोकसभा ने दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया है। विधेयक में दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में और संशोधन करने तथा दिल्ली में 3 मौजूदा नगर निगमों को मिलाकर केवल 1 दिल्ली नगर निगम बनाने का प्रस्ताव है। विधेयक में दिल्ली के लोगों के लिए अधिक पारदर्शी, कार्यकुशल और बेहतर नागरिक सेवाओं के प्रबंधन के प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में दिल्ली में 3 निगमों, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों में कुल 272 सीटें हैं। गृहमंत्री ने विधेयक पर चर्चा का जवाब में विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यह विधेयक सभी संवैधानिक मानदंडों का पालन करके लाया गया है। ये विधेयक हम बिल्कुल संविधान प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप लाए हैं और पूर्णतया संवैधानिक विधेयक। दिल्ली संघ राज्य की किसी भी बात पर लेजिस्लेशन लाने का भारत सरकार का अधिकार 239A3C के तहत इस देश की संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसके स्वरूप बदलने का या तो उसको निरस्त करने का अबाधित अधिकार है। श्री शाह ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 3 नगर निकायों को 40,561 करोड़ रुपए वितरित करने की दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 3 नगर निकायों को 33,000 करोड़ रुपए का वितरण नहीं किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए से कम की राशि उपलब्ध कराई है। श्री शाह ने कहा कि 1 निगम होने से बहुत लाभ होगा। एकीकृत नगर निगम करने से 3 मेयरों की जगह 1 मेयर होगा, 75 समितियों की जगह 25 समितियां होगी, 3 म्युनिसिपल कमिश्नर की जगह 1 म्युनिसिपल कमिश्नर होगा, 3 मुख्यालय की जगह 1 मुख्यालय होगा। निर्णयों में समानता रहेगी, एकरूपता रहेगी। एक ही शहर में 2 प्रकार के कर के स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे। वित्तीय स्थिति भी अच्छी रहेगी और लगभग 150 करोड़ का खर्च सालाना इससे कम होगा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 से नागरिक सेवाओं में अव्यवस्था समाप्त हो जाएगी। आकाशवाणी से बातचीत में श्रीमती लेखी ने कहा कि तीनों नगर निगमों में 1 निगम में एकीकरण से नागरिक सेवाओं में बढ़ोतरी होगी और दिल्ली के लोगों को इससे फायदा होगा। ये अव्यवस्थाओं को दूर करने का काम जो है वो किया गया है। बजट में डेफिसिट था, वो डेफिसिट भी खत्म और अन्य जो पैसा है सरकार का वो भी बचेगा और व्यवस्थाएं दिल्ली की ठीक होंगी तो जाहिर तौर पे दिल्ली में लोगों को लाभ होगा। लोकसभा में आज जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संवैधानिक आदेश में दूसरे संशोधन विधेयक 2022 पर भी चर्चा होगी। राज्यसभा में आज श्रम और रोजगार मंत्री मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर चर्चा का जवाब देंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 6,062 करोड़ रुपए से अधिक एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाने और गति प्रदान करने के विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम रैंप को मंजूरी दी। ये एक नई योजना है और वित्त वर्ष 2022-23 में शुरू होगी। इस योजना के लिए विश्व बैंक से लगभग $50 करोड़ का ऋण मिलेगा और शेष $30 करोड़ 80 लाख भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की रक्षा कार्य समिति ने 3,887 करोड़ रुपए की लागत से विशेष रूप से बनाए गए 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दे दी है।
कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित ये हेलीकॉप्टर स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 1 जनवरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 3% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त जारी करने की भी मंजूरी दे दी है। इस फैसले से महंगाई भत्ता बढ़कर 34% हो जाएगा। सरकार ने कहा है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना संसद के लिए नई सुविधाओं का निर्माण करेगी। ये सभी केंद्रीय मंत्रालयों के साथ कुशल और टिकाऊ केंद्रीय सचिवालय प्रशासन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। नया संसद भवन अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस होगा। डिजिटल संसद के व्यापक ढांचे पर विचार विमर्श के लिए दोनों सदनों के सांसदों के एक समूह के लिए कल एक प्रस्तुति दी गई। शशि थरूर, जयंत सिन्हा, विनय सहस्त्रबुद्धे, अमर पटनायक, बिनोय विश्वम, प्रियंका चतुर्वेदी और वंदना चौहान सहित कई सांसदों ने इस प्रस्तुति में भाग लिया। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने 18 नई खदानों सहित 122 कोयला और लिग्नाइट खानों की नीलामी की शुरुआत की है। नई दिल्ली में कल नीलामी के 5वें चरण की शुरुआत करते हुए श्री जोशी ने कहा कि अब तक 42 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ 1,17,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। श्री जोशी ने कहा कि इन नीलामियों की सफलता दर्शाती है कि कोयला क्षेत्र के विकास को और गति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा सही कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं के लिए 1 लाख से अधिक प्रशिक्षण अवसरों का शुभारंभ किया। छात्र इन अवसरों के बारे में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के पोर्टल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्री प्रधान ने कहा कि इन अवसरों से छात्रों को उद्योगों की कार्यशैली के बारे में पता चलेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए अगले 3 वर्षों में 10 करोड़ प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य होना चाहिए। प्रशिक्षण के इन अवसरों को एक अच्छी पहल बताते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि उद्योग जगत को सभी लोगों को प्रशिक्षण के अवसर देने चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वृत्त चित्र और लघु फिल्मों के निर्माण, फिल्म समारोहों के आयोजन और फिल्मों के संरक्षण का दायित्व राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC को सौंप दिया है। ये निगम सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। मंत्रालय ने बताया कि सभी गतिविधियों को एकल प्रबंधन की परिधि में लाने और सार्वजनिक संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। इस फैसले से फीचर फिल्मों, वृत्त चित्रों, बाल फिल्मों और एनिमेशन फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू फिल्म समारोह आयोजित करने की गतिविधियां बढ़ेंगी। इन इकाइयों की परिसंपत्तियों को स्वामित्व सरकार के पास बना रहेगा। केंद्र सरकार ने इन सभी गतिविधियों के लिए 2026 तक के लिए 1,304 करोड़ रुपए से अधिक का बजट तय किया है। मंत्रालय ने कहा है कि वृत्त चित्रों के निर्माण का काम जो पहले फिल्म प्रभाग किया करता था, अब पूरी तरह से NFDC को सौंप दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त अरब अमारात के कारोबारी समुदाय को भारत में व्यापार के लिए उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने दुबई एक्सपो में कल भारत के सम्मान दिवस समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत कारोबार के लिए पर्याप्त कौशल और निवेशक अनुकूल नीतियां उपलब्ध कराता है। अधिकांश क्षेत्रों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने के लिए लोकसभा में विधेयक पारित। केंद्र ने 122 कोयला और लिग्नाइट खानों की नीलामी शुरू की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर। पैन को आधार से जोड़ने की आज अंतिम तिथि, लिंक नहीं करवाने वालों पर 1,000 रुपए जुर्माना। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं के लिए 1 लाख से अधिक प्रशिक्षण के अवसरों का शुभारंभ किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न फिल्म मीडिया इकाइयों का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ विलय किया। आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 के लिए नामांकन आमंत्रित किए। दोहा में विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर प्रतियोगिता में भारत की मणिका बत्रा और अर्चना कामत को महिला डबल्स में कांस्य पदक
और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हराया। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके प्रवास के दौरान भारत के लिए तेल और सैन्य उपकरण की खरीद की भुगतान प्रणाली पर मुख्य रूप से चर्चा होने की संभावना है। 24 फरवरी को यूक्रेन के विरुद्ध रूस की सैन्य कार्रवाई आरंभ होने के बाद रूस के किसी नेता की ये पहली उच्च स्तरीय भारत यात्रा है। श्री लावरोव चीन की 2 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद भारत आ रहे हैं। ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रेस अपनी आधिकारिक यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रही हैं। सुश्री ट्रेस द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ परामर्श करेंगी। वो भारत ब्रिटेन रणनीति मंच के उद्घाटन सत्र में भी भाग लेंगी। इसका आयोजन भारतीय वैश्विक परिषद और ब्रिटेन के पॉलिसी एक्सचेंज ने किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा कल भारत आ रहे हैं। उनकी इस यात्रा से नेपाल भारत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद श्री देउबा पहली बार विदेश यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के एक प्रेस बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के दल में वरिष्ठ मंत्री, सचिव और सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। स्थायी खाता संख्या यानी पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा आज समाप्त हो जाएगी। आज के बाद जिन लोगों का पैन आधार से नहीं जुड़ा होगा उन पर जुर्माना लगेगा। एक रिपोर्ट। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा है कि पैन को आधार से न जोड़ने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा और जहां पैन देना अनिवार्य है वहां उपयोगकर्ता लेन देन नहीं कर पाएंगे। 1 अप्रैल से अगले 3 महीने के भीतर पैन आधार न जोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना और इस अवधि के बाद 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। सीबीडीटी ने लोगों से आग्रह किया है कि आयकर रिटर्न के त्वरित सत्यापन के लिए तुरंत पैन आधार लिंक करवाएं। इससे फर्जी पैन कार्डों को खत्म करने और कर चोरी को रोकने में भी मदद मिलेगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। विजेताओं की घोषणा इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर की जाएगी। पुरस्कार के लिए आवेदन की प्रक्रिया माईगॉव प्लेटफॉर्म पर की जा रही है। इसके लिए नामांकन केवल ऑनलाइन ही भेजे जा सकते हैं। पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाएंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 2 श्रेणियों का निर्धारण किया गया है। नामांकन प्रक्रिया 28 मार्च को शुरू हो चुकी है और प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल है। वर्ष 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 43.31% की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 125.62 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारतीय दूतावास ने चीन के साथ व्यापार पर अपनी वार्षिक वाणिज्यिक रिपोर्ट में बताया है कि वर्ष 2021 में चीन के लिए भारत के निर्यात में 34.28% की बढ़ोतरी हुई, जबकि भारत में चीन से आयात में 46.14% की वृद्धि हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में भारत चीन का 14वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार था। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ।
एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। हेच मुझे प्रार्थनान, हेच मुझे मागणी, माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे। 31 मार्च का दिन भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार आंदोलन को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1867 में इसी दिन बॉम्बे में प्रार्थना समाज यानी प्रेयर सोसाइटी का गठन किया गया था। इसे सुविख्यात संस्कृत विद्वान R.G. भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग, नारायण चंदावरकर और महादेव गोविंद राणाडे का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस आंदोलन में शामिल प्रमुख सुधारक ऐसे प्रबुद्ध जन थे जिन्होंने हिंदू धर्म से जुड़ी सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधारों का समर्थन किया। तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम ने दक्षिण भारत तक इस आंदोलन का प्रार्थना समाज ने समकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं तथा धार्मिक आस्थाओं के बीच संबंधों की गहराई से विवेचना की और ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किए जा चुके राजनीतिक बदलावों की तुलना में सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता दी। प्रार्थना समाज के 2 मुख्य कार्य क्षेत्र थे, उपासना और सामाजिक सुधार। धार्मिक पुनरुत्थानवादी थे जिन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान अधिकांश कुरीतियां पहले से प्रचलित मान्यताओं के कारण हैं। उनके साथ समाज सुधार के 2 अन्य प्रणेता थे, ढोंडो केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री। रानाडे और कर्वे ने विधवा विवाह आंदोलन चलाया और विधवाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए विधवा गृह संघ की शुरुआत की। देश के किसी भी अन्य भाग में समाज सुधार आंदोलन इतना सफल और प्रभावी नहीं रहा जितना कि प्रार्थना समाज के तत्वावधान में महाराष्ट्र में साबित हुआ। माती लाल आभाळी गुलाल काय पाहुणे है का खुशहाली माती। आज हम स्वतंत्रता सेनानी चीमा साहब का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने 31 मार्च 1858 को गिरफ्तार किया था। कोल्हापुर राज्य के शासक महाराजा भाऊ साहब के पुत्र चीमा साहब आजादी की पहली लड़ाई के दौरान 31 जुलाई 1857 तथा 6 और 7 दिसंबर 1857 के विद्रोह के प्रमुख संचालकों में थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी के 27वें नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के अधिनायकों के साथ गोपनीय वार्ताएं की तथा कुछ भारतीय युवराजों और स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को गुप्त संदेश भेजे। नाना साहेब पेशवा के दूत उनसे मिले। चीमा साहब कोल्हापुर में बड़ी संख्या में स्वतंत्रता आंदोलन के कर्मठ कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में सफल रहे, जो उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासकों के लिए गंभीर खतरा बन गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर बॉम्बे भेज दिया, जहां से उन्हें 12 मई 1858 को कराची भेज दिया गया। कराची में उन्हें 11 वर्ष तक यानी 15 मई 1869 को अपनी मृत्यु के दिन तक हिरासत में रखा गया। इस महान स्वतंत्रता सेनानी चीमा साहब को हमारा शत शत नमन। आज हम शहीद नादिर शाह की भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने गुजरात में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। ब्रिटिश सेना के हमले से बचने के लिए अपने साथियों को बचाते हुए वे गिरफ्तार कर लिए गए। 31 मार्च 1858 को उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और मार्च 1859 में उन्हें अंडमान द्वीप भेज दिया गया और हिरासत में ही 12 अप्रैल 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। देश की माटी इस महान सपूत शहीद नादिर शाह को प्रणाम करती है।
आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य डी जेम्स को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मलाया में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रहे डी जेम्स 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुए थे। म्यांमार में ब्रिटिश सेना का मुकाबला करते हुए 31 मार्च 1944 को वे शहीद हो गए। इस महान शहीद डी जेम्स को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल तक 184 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 19 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग को 1 करोड़ 59 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब तक 2 करोड़ 30 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी जा चुकी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने स्पष्ट किया है कि मास्क की अनिवार्यता समाप्त करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोविड कार्यबल सिफारिश करता है तो मुख्यमंत्री 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा के दौरान शोभा यात्रा की अनुमति देने पर निर्णय ले सकते हैं। राज्य सरकार ने कोविड मानकों का पालन करते हुए सावधानी के साथ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जयंती मनाने की अनुमति दी है। श्री टोपे ने कहा कि यदि कोविड का फैलाव रुक जाता है तो सरकार प्रतिबंध हटाने के बारे में सकारात्मक रवैया रखती है। विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर 2022 प्रतियोगिता में मणिका बत्रा और अर्चना कामत की जोड़ी ने कांस्य पदक जीत लिया है। कल महिला डबल्स सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की ली यू झुन और चेंग आई चिंग ने भारतीय जोड़ी को 3-0 से मात दी। मणिका बत्रा और साथियान ज्ञानशेखरन महिला और पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में अपने अपने मैच हारकर बाहर हो गए। शरद कमल अपने पहले दौर के एकल और युगल दोनों मैच हार गए। फ्रांस में कल बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने चेक गणराज्य के जान लाउडा को हराकर ऑरिलियंस मास्टर्स 2022 सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया। आईपीएल की बात करें तो आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कल रात मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हरा दिया। कोलकाता की टीम 18 ओवर 5 गेंद में 128 रन बनाकर आउट हो गई। 129 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 4 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। आज मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में आज लू चलने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहने का अनुमान है। इन महानगरों में तापमान 20 से 40 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। श्रीनगर, जम्मू, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में बादल छाए रहेंगे। इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। विशाखापत्तनम, पोर्ट ब्लेयर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और बंगलुरु में बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजॉल, कोहिमा और ईटानगर में हल्के बादल छाए रहेंगे। गंगटोक में बारिश होने का अनुमान है। अगरतला में बादल छाए रहेंगे। 1-2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। इन शहरों में तापमान 12 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और प्रियंका, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। जी आनंद, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ने की खबर को लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। हरिभूमि की पहली खबर है, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले डीए 3% बढ़ाने को मंजूरी। लोक सत्य की सुर्खी है, कैबिनेट ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया। 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा।
दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक से जुड़ी खबर भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित की है। तीनों निगम एक होने को मंजूरी, लोकसभा ने लगाई मुहर। पंजाब केसरी की पहली खबर है, 2 थे तब भी नहीं डरे, हम जीत का सत्ता हासिल करते हैं। अमर उजाला ने गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को प्रमुखता दी है। पाकिस्तान की राजनीतिक हलचल पर भी सभी अखबारों की पैनी नजर है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 2 और दल अलग हुए, इमरान की विदाई तय। राजस्थान पत्रिका की एक खबर ध्यान आकर्षित करती है। पत्र लिखता है, महाराष्ट्र सरकार कैदियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए मुहैया कराएगी पर्सनल लोन, नहीं होगी गारंटर की जरूरत। जनसत्ता की खबर है, आधार से नहीं जोड़ा गया तो मार्च 2023 के बाद निष्क्रिय हो जाएगा पैन। नवभारत टाइम्स ने डॉक्टरों की चिंता शीर्षक से लिखा है, एम्स में लंबी कतार, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बावजूद इलाज को नहीं पहुंचे 29,000। पत्र कहता है, नहीं आना तो उस दिन रद्द करे अपॉइंटमेंट। राजधानी में बढ़ती गर्मी पर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, दिल्ली एनसीआर में पारा 41 के पार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दैनिक जागरण सुधार की पहल शीर्षक से लिखता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक स्कूलों की पढ़ाई में एकरूपता लाने के लिए सरकार का अहम कदम, पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र होगी 6 साल। देश में ग्रीन टेक्नोलॉजी से जुड़े पेटेंट की लगी झड़ी। वर्ष 2016 से 2021 के बीच हर दूसरा पेटेंट जिसको मंजूरी मिली उसका संबंध पर्यावरण युक्त तकनीक से है, हिंदुस्तान में प्रमुखता से है। राष्ट्रीय सहारा ने रूस यूक्रेन युद्ध के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े खाद्य संकट का खतरा। पत्र लिखता है, करोड़ों लोगों को राशन में कटौती शुरू करनी पड़ रही है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जल्द देश की सड़कों पर होंगी नई ईंधन की कारें, सिर्फ 2 रुपए में 1 किलोमीटर चलेगी हाइड्रोजन कार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के 3 नगर निगमों को एक करने के लिए लोकसभा में विधेयक पारित। केंद्र ने 122 कोयला और लिग्नाइट खानों की नीलामी शुरू की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर। पैन को आधार से जोड़ने की आज अंतिम तिथि, लिंक नहीं करवाने वालों पर 1,000 रुपए जुर्माना। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं के लिए 1 लाख से अधिक प्रशिक्षण के अवसरों का शुभारंभ किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न फिल्म मीडिया इकाइयों का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ विलय किया। आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 के लिए नामांकन आमंत्रित किए। दोहा में विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर प्रतियोगिता में भारत की मणिका बत्रा और अर्चना कामत को महिला डबल्स में कांस्य पदक। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।